सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपको पूछा था बिहार पैरामेडिकल में कि नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ, ठीक है। नियोप्रीन इसका एक बहुलक है, तो ये बहुलक के चैप्टर से आपका आया है। बहुलक के चैप्टर आपका कौन सा चैप्टर है? ये आपका पॉलीमर्स चैप्टर से आया है, क्लास 12, ठीक है। क्लास 12 का पॉलीमर चैप्टर है, वेरी वीवीआई चैप्टर। एक क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा 2021 वाले एग्जामिनेशंस में, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी 5 मार्क्स, ठीक है। सो नियोप्रीन इसका एक बहुलक है, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन, स्टाइरीन या ब्यूटाडाइन किसका है? तो नियोप्रीन आपका एक सिंथेटिक रबड़ है। क्या है? सिंथेटिक रबड़ है। नियोप्रीन क्या है आपका? एक सिंथेटिक रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ है, ओके। जिसका फॉर्मूला है आपका क्लोरोप्रीन, ठीक है, जिसका क्लोरोप्रीन से ये बनता है। तो क्लोरोप्रीन आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लोरोप्रीन का आपका स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, फिर Cl, फिर आपका सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यानी इसका नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग ऊपर कर रहा हूं मैं, कलर चेंज कर दे रहा हूं। कौन सा कलर ले लेते हैं? वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका रहेगा कि फ्रीक्वेंसी, चारों सातों कलर्स में, विबजी और में बताइएगा तो कमेंट करके। सो आपका यहाँ पे 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। ये इसका IPSC नेमिंग हो गया, ठीक है, या इसका IUPAC नेमिंग हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर तो ये चीज हमें पता चल गई, और मैंने इस चैप्टर में यही बोला है कि आपको सब कुछ याद हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्लोरोप्रीन आंसर होगा, इसके बाद आइसोप्रीन, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, तीनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इरेज कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है। नियोप्रीन का तो आपको सिंथेटिक रबर पता चल गया। अब एक होता है नेचुरल रबर, ठीक है। नेचुरल रबर क्या होता है आपका? उसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन, ठीक है। और इसी में हम वल्कनाइज्ड करते हैं इसको। वल्कनाइज्ड रबर सुने ही होंगे, किससे करते हैं? तो सल्फर से। तो कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है, वल्कनाइज्ड रबर यानी सल्फर बॉन्ड लग जाता है, ठीक है, सल्फर बॉन्ड। तो ये वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर को, आइसोप्रीन, ठीक है। स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन, ठीक है। जैसे पॉलीस्टेरीन आपका इसका एग्जांपल हो गया, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। ब्यूटाडाइन आपका रबर्स में ही यूज होता है, ठीक है, इसी का एक मटेरियल है, ठीक है, रबर का ही यूज होने में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्योर CHCl इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यानी शुद्ध CHCl इससे तैयार की जाती है। एसीटोन, फॉस्जीन, ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरल हाइड्रेट। एसीटोन या फॉस्जीन या ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरल हाइड्रेट किससे की जाती है आपकी तैयार? प्योर CHCl
बता दीजिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चंस में आपका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर आपका होगा कि क्लोरल हाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अब जान लेते हैं कैसे, और इसका डिटेल में स्टडी करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहली बात, आपका सबका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एसीटोन का क्या फॉर्मूला होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ 3 होगा, CH3, ये एसीटोन हो गया। फॉस्जीन क्या होगा? COCl2, फॉस्जीन अच्छा है, इसको रिमेंबर रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर ये भी इंपॉर्टेंट है, CaClO ट्वाइस, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट का क्या रहता है आपका? क्लोरल हाइड्रेट का सिंपल में फॉर्मूला ले लो तो C2H3Cl3O2, ठीक है। इसको क्लोरल हाइड्रेट बोल सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं CCl3CHOH ट्वाइस, ठीक है। सो आपका यहाँ पर CCl थ्राइस CHOH ट्वाइस प्लस NaOH, इसको हीट करना पड़ेगा आपको, हीट। यहाँ पे क्या होता है, आपको क्लोरल हाइड्रेट को कास्टिक सोडा के साथ हीट करना पड़ता है, तब जाके आपका CHCl3 बनता है, ठीक है। CH3Cl बनता है, प्लस साथ में इसका बाई प्रोडक्ट में बनेगा HCOONA प्लस H2O वाटर। तो ये है आपका प्रॉपर रिएक्शन। क्लोरल हाइड्रेट को कास्टिक सोडा NaOH के साथ हीट करेंगे, तब आपका प्योर CHCl3 बनेगा, और साथ में HCONA प्लस H2O, ठीक है। साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट अब ये है, क्लोरोफॉर्म बनाने का कभी कभी आ सकता है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म आपका कैसे बनेगा? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा? लेबोरेटरी में आपको ब्लीचिंग पाउडर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा है। तो ब्लीचिंग पाउडर को CaClO ट्वाइस को आपको इथेनॉल के साथ C2H5OH यानी इथेनॉल के साथ अगर आप हीट करोगे, तब आपका क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया, और ये क्लोरोफॉर्म ही है, ठीक है। तो दो तरीका से आपका बना सकते हैं हम लोग, ओके। ये दो तरीका है आपका, लेकिन प्योर का आपका बात कर रहा है, प्योर आपका इससे बनेगा, क्लोरल हाइड्रेट से। ब्लीचिंग पाउडर से भी बनेगा, लेकिन वो प्योर नहीं रहेगा। तो दोनों मैंने बता दिया, ठीक है, दोनों से बन सकता है, ओके। तो यहाँ पे प्योर का बात कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन में प्योर लगा दिया। अगर ये नहीं रहता तो C और D दोनों रहता आपका, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपको ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरल हाइड्रेट दोनों, लेकिन प्योर इसके केस में, ठीक है। ये था आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपाउंड हुज 0.1 m सॉल्यूशन विल बी बेसिक, यानी वह यौगिक जिसका 0.m विलयन क्षारीय होगा, 0.1 मोलैरिटी वाला विलयन क्षारीय होगा। CH3COONH NH4Cl NH ट्वाइस SO4 CH3COONA, ठीक है। द कंपाउंड हुज 0.1 सॉल्यूशन विल बी बेसिक, ठीक है। तो किसका होगा आपका बेसिक, ठीक है। सो ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल लग रहा है ना, लेकिन है नहीं, ये न्यूमेरिकल है नहीं। कैसे? ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, ठीक है। साम्य अवस्था चैप्टर नंबर 7 का आयनिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है। वहाँ पे हम लोग ने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने 2009 वाले वीडियो में भी पार्ट 1 या 2 में शायद बताया था, कि आपका यहाँ पूछ रहा है 0.1 m सॉल्यूशन विल बी बेसिक, किसका कंपाउंड का 0.1 m सॉल्यूशन विल बी बेसिक, किसका सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 यौगिक आपको दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या दे रखा है कंपाउंड? सबसे पहले आपका ये है अमोनियम, ठीक है, अमोनियम प्लस ये क्या है आपका एसीटेट, क्या है ये? अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। दूसरा क्या है आपका? अमोनियम क्लोराइड। तीसरा क्या है आपका? अमोनियम सल्फेट। और चौथा क्या आपका? चौथा क्या है? सोडियम एसीटेट, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि आपका, ये ध्यान से समझिएगा, सॉल्ट क्या है आपका? सॉल्ट क्या है आपका? सो आपका एक कॉन्सेप्ट है
इस सॉल्ट में हम लोगों ने पढ़ा है सॉल्ट कैसे आपका बेसिक होगा, बेसिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, क्षारीय और आपका अम्लीय सॉल्ट। तो सॉल्ट है आपका, तो बेसिक सॉल्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे, बेसिक सॉल्ट से सब, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो बेसिक वही होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो सॉल्ट और जिसमें वीक एसिड हो, वही आपका सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा, ठीक है। जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग आपने क्षार लिया हो और आपने वीक कमज़ोर अम्ल लिया हो। तो सबका एक एक करके तोड़ते हैं। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन में CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन में आपका NH4OH और प्लस HCl, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका H2SO4 और डी में आपका क्या है CH3COH एसिटिक एसिड प्लस NaOH। तो यहाँ पर हमको देखना है कि किसमें स्ट्रॉन्ग आपका है एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग है आपका बेस है और किसमें आपका वीक एसिड है। तो जिसमें वीक एसिड रहेगा और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, यानी जिसमें स्ट्रॉन्ग आपका क्षार रहेगा और कमजोर आपका अम्ल रहेगा, वही आपका बेसिक सॉल्ट होगा और वही आपका सबसे ज़्यादा बेसिक देगा, ठीक है, क्षारीय गुण, ठीक है, वही विलयन आपका क्षारीय देगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग सबसे पहला में देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको वीक एसिड तो मिल गया, लेकिन ये भी वीक बेस है, ठीक है, दोनों वीक है, दोनों कमजोर है, वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। बी वाला ऑप्शन में वीक एसिड लेकिन स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। NH4 में वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन डी वाला ऑप्शन में आपका एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड, और NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आपका सही उत्तर बैठ रहा है बेसिक सॉल्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, यानी आपका सोडियम एसीटेट आपका सही उत्तर होगा। तो मैंने इतने अच्छे और डिटेल वे में आपको समझा दिया। और यही उल्टा क्वेश्चंस कर देता, अगर पूछ देता कि आपको एसिडिक बताना है सबसे ज्यादा कौन रहेगा, तो क्या होगा आंसर बता दीजिए। अगर एसिडिक पूछता कि किसका विलयन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, तो एसिडिक सॉल्ट्स में क्या होना चाहिए, जस्ट अपोजिट, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे कौन सा है आपका, यहाँ दो ऑप्शन में बी और सी में, ठीक है, दो ऑप्शन दे रखा है। तो अब HCl और H2SO4 में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, बस उसको चुन लीजिए। अब कौन रहेगा स्ट्रॉन्ग, HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि H2SO4 एसिड में, बाकी दोनों में वीक बेस है बी और सी में। और ये उत्तर आप लोग दोगे मुझे, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, थोड़ा सा दिमाग को यूज कीजिए एग्जाम से पहले, हो सकता है इक्विलिब्रियम से एक अच्छा क्वेश्चन इसी तरह का पूछ दे। और इक्विलिब्रियम से याद रखना, आयनिक से पीएच के ऊपर, नहीं तो आपका अल्फा निकालने वाला उस पे, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पुट रहेगा लुईस एसिड लुईस बेस पे। तो फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं, मैंने बता दिया आपको। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था मैंने डिटेल में भी करा दिया, पूरा 2006 से तक करा दूंगा, अभी 8 चल रहा है, 2 ईयर्स और। तो जो पॉइंट्स बताया हूँ सारा वीडियो में है कि मैंने कहा है कि एक चीज कर लेना है और बताया भी है। तो यहाँ भी मैंने बताया और आप पे छोड़ दिया कि HCl और H2SO4 क्या है, कुछ आप भी कर लो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है ना क्लास में, यस कर दीजिएगा। केमिस्ट्री बोरिंग तो नहीं लग रही, रासायनिक विज्ञान तो बोर तो नहीं कर रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और बहुत ही आसान सवाल है ये। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ इज N2, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं, यानी आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि N2 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या बताइए जो N2 में बंध बनाने में लगभग लगती हैं, मतलब कितनी लगेंगी। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने सिखाया है, ठीक है, कैसे करना है। तो 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसके अंदर। न्यूट्रल एटम है, उदासीन परमाणु है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। 1s1, फिर 2s1, फिर सॉरी 1s2, 2s2, फिर 2p3, 1s2, 2s2, 2p3।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n आपका 2, सबसे आउटरी कक्षा, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5। तो नाइट्रोजन ले लीजिए, 1 2 3 4 5, एक और नाइट्रोजन ले लिए, 1 2 3 4 5, हो गए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर नाइट्रोजन के लगा दिए हम लोग। अब हमको ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम जानती हो कि बाहर अपना 8 पूरा करना चाहता है, तो 8 पूरा करने में कितना घट रहा है एक नाइट्रोजन को, तो 8 - 5 करो तो कितना, 3। तो एक नाइट्रोजन को अगर बगल वाले से 3 मिल जाए तो क्या इसका 8 पूरा नहीं हो जाएगा, तो ये इससे एक 8 ले नहीं सकता, तो इन्होंने ले लिया 3, ठीक है, तो इसका 8 हो गया टोटल। तो अब ये चूंकि दिया है तो अब ये इसको लिया है तो इसको देना भी पड़ेगा, तो इधर वाला भी वैसे ही ले लेगा आपको और इधर वाला भी आपका ले लेगा, तो दोनों का 8 हो गए। अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं आपके, तो बी ऑप्शन सही हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं केमिस्ट्री करने में, बताइए। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे लग गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एग्जामिनेशंस में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड करके एच बॉन्ड करके भी सवाल आ सकता है कि एबीसीडी में से बताइए, और ये मैंने अपने जो पेड कोर्स चलाता हूँ टीच मी टैब पर, उस पे भी करा रखा है, जो फ्री पेड कोर्स चलाता हूँ, तो वो वीडियो भी आपका फ्री पेड कोर्स वाले में है अपलोडेड, सेम क्वेश्चंस, ठीक है। तो अच्छे से कर लीजिएगा, 2008 का पेपर है, इस टाइप का क्वेश्चंस आपका केमिकल बॉन्डिंग का ये सवाल है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आ जाइए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चंस में आपको क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चंस में आपको पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है कि क्या होगा आपका, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए Fe का, तो इस कंपाउंड में आपको ऑक्सीजीकरण संख्या निकालना है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का है, ठीक है, दूसरा सवाल इस चैप्टर से। सो आपको एक यौगिक दे रखा है K3FeCN6, ठीक है। तो इसका आपको Fe का निकालना है, इसमें ऑक्सीजीकरण संख्या, तो ऑक्सीजीकरण संख्या आपको Fe का निकालना है, तो इसका मतलब हमको K और Cn का पता होना चाहिए, कितना होता है K का, +1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, तो एक संख्या इलेक्ट्रॉन्स देता है, ये वैलेंसी इसकी कितनी होती है, 1, तो 1 दे दिया। अब Cn एक इलेक्ट्रॉन्स देता है, क्योंकि Cn माइनस एक एम्बिडेंट आयन है, तो इस पे -1 चार्ज रहता है, तो -1, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया। अब जस्ट Fe को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका कितना यहाँ पे K है, तो 3 K है, तो 3 इंटू कितना K, +1, मल्टीप्लाई कर दीजिए उतना वैलेंसी से, प्लस x माने है इसको, तो x ले लीजिए, प्लस आपका कितना Cn है, 6 Cn है, तो 6 ले लीजिए, और Cn कितना है, -1 इसका एक का, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू -1, और इक्वल टू कोई चार्ज है क्या इसके, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है ना, क्योंकि 2009 वाला में कराया था मैंने, तो उसमें एक चार्ज था, 2009 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था आपका, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 3 + x -6 = 0, यानी x = -3 = 0, यानी x = +3। तो आपका +4 -1 +2 +3 कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, बता दीजिए। यस, तो +3 आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है, +3 आपका करेक्ट उत्तर है। इस तरह से आपको ऑक्सीजीकरण संख्या निकालना आना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, K का +1, Cn का -2, ऑक्सीजन का -2, इस तरह से आपको याद रखिए। Cl का कितना रहता है, बता दीजिए, Cl का कितना रहेगा, -1, तो इस तरह से आपको याद होनी चाहिए, और ये चेंज हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा एक जो दे रखा रहेगा, कहीं सल्फर का निकालने दे देगा H2SO4 में, जैसे दे रखा रहता है, तो ये सब आपको कॉमन है, होमवर्क में लिख लीजिए 2-4 का निकालने के लिए। H2SO4 में S का निकालिए, X मानिए इसको, H2SO3 में S का निकालिए, ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। ये दोनों होमवर्क है आपका, और करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैंने दिया आपको, HCl और H2SO4 में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्म है, ठीक है, उसी का आपका ज़्यादा सॉल्ट बनेगा एसिडिक, तो ये आपको बताना है किसका सॉल्ट एसिडिक बनेगा और कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, HCl या H2SO4, ठीक है। चलिए, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में माय डियर स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, ये भी आपका इक्विलिब्रियम का प्रश्न है,
ये भी क्वेश्चन नंबर 6 आपका इक्विलिब्रियम का प्रश्न है कि इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साम्य अवस्था चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th। इसके बिना केमिस्ट्री पैरामेडिकल नहीं है आसान, मतलब करना पड़ेगा इसको। सो इस क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स कंप्लीशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया पूर्णता की ओर जाएगा, यानी पूर्ण हो जाएगा जब k का मान, यानी kc मान के चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका k 10 का पावर 2 है, 10 है, 10 का पावर -1 है, या k बराबर 1 है। तो ये kc मान के चलिए, ठीक है। kc क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो क्या होता है कि आपका kc जो बराबर होता है kf बाई kb होता है, यानी एक रिएक्शंस है AA प्लस BB प्लस देगा आपको साम्य पर, साम्य वाला चिन्ह हम अच्छा से बना देते हैं, बहुत चैनल पे इसको इक्वल टू बोला जाता है साम्य का इक्विलिब्रियम का साइन को, इसको हम ठीक कर देते हैं। आता जाता नहीं है केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम का साइन को इक्वल टू, इसको ठीक कर लीजिए। इक्विलिब्रियम का साइन आपका साम्य का, फिर आपका CC प्लस DD, ठीक है। सो आपका A प्लस BB और आपका CC प्लस DD देगा, ठीक है। सो KF क्या हो गया आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और बैकवर्ड क्या हो गया B से बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा और इधर आपका प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में बदलेगा, ठीक है, रिएक्टेंट में बदलेगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। सो अब आपका Kc इक्वल टू Kf बाई Kb होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड Kb। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि जब Kf का मान हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं Kb से, तभी तो आपका ये रिएक्शंस प्रोडक्ट की तरफ जाएगा और कंप्लीट होगा। तो Kf का मान जब ज़्यादा होगा तभी तो, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी डिवाइड करने पे, तभी तो आप लोगे। तो फर्स्ट केस में आपका 10 का पावर 2 है, यानी Kc आपका 10 का पावर 2 है, तो ये आपका Kf ग्रेटर देन Kb है, तभी तो आपका आ रहा है, ठीक है, तभी तो आपका आ रहा है। तो यही आपका मेन रीजन है कि आपको फॉरवर्ड रिएक्शन कराने के लिए, यानी आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा कराना होगा। तो ऊपर आपको पॉजिटिव वैल्यू यानी लाने के लिए ऊपर ज़्यादा रखना होगा, तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा तभी तो 10 का पावर 2 या 10 का पावर 3 भी देता, तब आपका सही उत्तर होता, ठीक है। बात समझ में आई? आपको ज्यादा वैल्यू लेनी होगी तभी पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है। नेगेटिव में आएगा तो मतलब बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा है, क्यों? क्योंकि फिर इधर का डिवाइड करोगे जब तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा, तो दिखाएगा कि आपका बैकवर्ड चल रहा है, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है। तो ये आपका कारण है। तो ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन एक बार पुनः देख लीजिएगा अगर ना समझ में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एक धनात्मक हेलोफॉर्म अभिक्रिया इसकी उपस्थिति का संकेत है। अगर पॉजिटिव रिएक्शन आपको मिलेगा हेलोफॉर्म का तो आपको किस वजह से होगा? तो आपका जो टेस्ट होता है आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, वो आपका अल्कोहल्स, ईथर, ईस्टर सबके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, इसका बी का सही उत्तर होगा। और ये उत्तर देख लेते क्यों? क्योंकि आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, CH3 ये हो गया आपका, इधर आर मान के ले लीजिए। अब इसमें हम लोग X2 यानी बेस के साथ डालेंगे। ये X2 आपका क्या हो सकता है, सारा टेस्ट इसी में है। X क्या हो सकता है आपका Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, और सब क्या देगा आपका आर सी डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHX3, ठीक है, ये आपका देगा। ओके, तो ये आपका CH3X3 जो देगा यही आपका आइडोफॉर्म टेस्ट का प्रेजेंस बताता है। ओके, यही आपका आइडोफॉर्म का प्रेजेंस बताता है। सो ये याद रखिएगा कि आपका C डबल बॉन्ड O CH3 यानी आपका R से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी उपस्थिति आपका हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म तीनों रिएक्शन देगी। तो ये जनरल रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आइडोफॉर्म पे ऑलरेडी
9 का पेपर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 टू गिव, ठीक है। बेंजोइक अम्ल सनाद्रता HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी सनाद्र H2SO4 की अभिक्रिया करके क्या देगा, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल यानी ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड या ऑर्थोपैरा डाई नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है VVI, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको बेंजोइक एसिड क्या होता है, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है आपका, ये है, क्या है, ये है आपका COOH। क्या इसे बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल। क्या है ये, बेंजोइक एसिड है, ठीक। अब इसमें क्या क्या बोल रहा है आपको डालने के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, और आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। सो इसमें आपको क्या करेंगे, डालने के बाद आपका क्या होता है, आपका ये बन जाता है मेटा डायरेक्टिंग। क्या बन जाता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो आपका ये ऑर्थो, मेटा, ये पैरा, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहाँ, मेटा पे लगाएगा, तो यहाँ पे NO2 लग जाता है आपका, क्योंकि ये मेटा बन जाता है। इस पे एक और रिएक्शन आ जाता है, तो आपका तो ये तो उत्तर C हो जाएगा इसका, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो सही आपका क्या आ जाएगा, सही आपका आ जाएगा यहाँ पे C। अब एक और रिएक्शन इस पे हम कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, बाद में फिर से बैक करके करिएगा। सिर्फ अगर आपका HNO3 रहता, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हटा देते, अगर सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड NO3 डालते, ठीक है, ठीक है। सो इसमें क्या होता आपका, तो इसमें आपका इसको इरेज कर देते हैं, तो क्या बनेगा आपका, तो आपका ये दे देगा, यहां से रिमूव करते इसको और इसको भी रिमूव करते पूरा, तब क्या आपका बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका यहाँ पे NO2, फिर आपका यहाँ पे NO2 ऑर्थो पे और फिर पैरा पे, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी ये पिक्रिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, इसका क्या नाम है, कॉमन नेम पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, एस्पिरिन कैसे बनता है, सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों रिएक्शंस मैंने प्रीवियस ईयर के माध्यम से आपको करा दिया, तो अच्छे से कर लीजिएगा, सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन और पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड हो गया, 2009 वाले पेपर में आपको सैलिसिलिक एसिड का करा रखे हैं, एस्पिरिन का आगे करा देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नेम पिक्रिक एसिड का 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी क्या बोलेंगे, 2 के ऊपर 1 2 3 4 आपका 5 6, तो आपका 2 फिर आपका 4 फिर आपका 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, यानी पिक्रिक एसिड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इफ डिस्पर्स फेज इज अ लिक्विड एंड द डिस्पर्स मीडियम इज सॉलिड देन द टर्बिडिटी इज, यानी आपका एक प्रक्षेपित प्रवस्था एक द्रव तथा प्रक्षेपण माध्यम ठोस है, तो आपका क्या बनेगा वो, ठीक है, टर्बिडिटी क्या होगा, कलिल, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। सो आपका जेल जो होता है, जेल जो होता है आपका लिक्विड फेज का होता है, ठीक है, और डिस्पर्सन मीडियम उसमें क्या रहता है, सॉलिड, तो जेल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जेल आपका सही हो जाएगा, डिस्पर्सन फेज लिक्विड में रहेगा और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड में रहेगा। सॉल का भी देख लेते हैं, सॉल में क्या होता है आपका, सॉलिड होता है डिस्पर्स्ड और सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड आपका लिक्विड में रहता है, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। इमल्सन क्या होता है आपका, इमल्सन आपका क्या होता है, तो इमल्सन आपका लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। और फोम क्या होता है आपका, फोम आपका होता है गैस इन लिक्विड। तो तीनों का आपको एग्जांपल हम दे दिए, ठीक है। जेल क्या हो गया, लिक्विड इन सॉलिड, जेल क्या हो गया आपका, लिक्विड जो होगा आपका सॉलिड में रहेगा, ठीक है। तो सबका दे दिए। तो ये था आपका 9th का पूरा एक्सप्लेनेशन। 10th नंबर बहुत ही इजी सवाल पूछ रहा है आपसे। 10th नंबर सवाल आपका कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, आपको कौन सा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और आपका स्कैंडियम है ना शायद, वी को क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ, आप ही बताइए, अभी मेरा माइंड से आउट ऑफ कवरेज है ये। वी फॉर विकास क्या होगा ये,
बता दीजिएगा, हम भूल गए। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? मैंगनीज। ठीक है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज शो करता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। ठीक है, अभी टाइम चूंकि कम है, अगला क्लास भी लेना है, सो यहीं तक रखते हैं आज का सेशन। ये लो क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, सो इसी तरह के लेक्चर्स पाने के लिए साइंस द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद इंग्लिश सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स के लिए हमेशा पीपीआई ट्यूटोरियल को क्वालिटी एंड ट्रस्ट से आप लोग जानिए, और सबसे हार्ड चीज़ यहीं पे आपको कराई जाएंगी, ना कि कोई अदर यूट्यूब चैनल में, और ये आप बात जानते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग माय लवली स्टूडेंट्स।